हूँ जहाँ की आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। लोग गलती जो आज की डेट में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ना, कि वो पहली स्टेज पे वहां चले गए। तो ये नहीं पता होता है कि ओवुलेशन का और मेंसेस का रिलेशन क्या है। जी बिल्कुल। ये एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि माएँ या जो भी घर में मैरिड होती हैं या सहेलियां होंगी जो भी, इनको ये दिमाग में है कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसको ये जानना भी नहीं है, तब तो आना चाहिए था। तो ये जरूरी है कि हम अपने बॉडी के बारे में क्यूरियस रहें, अपने इश्यूज के बारे में क्यूरियस रहें। चार लोगों से पूछ के कोई कंक्लूजन ना निकाले और खाली बैठे ना। आज अपने को एल्बो में लग जाती है तो अपन करते हैं ना, कुछ दिमाग तो लगाते हैं ना, बैंडेज लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करते हैं ना। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा तो रिसर्च करो कि इस प्रॉब्लम, जैसे कि अगर कोई एक लेडी है जिसने अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, डिलीवरी नहीं की, उसको कोई किसी तीसरी चीज का स्ट्रेस है, या सपोज कर लो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे, उसको उसका स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस, और जिस लेडी ने बच्चा पैदा कर दिया है उसको जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होगा, वो स्ट्रेस का सोल्यूशन अलग नहीं है। ये भी एक मिथ हो सकती है शायद सोसाइटी नहीं है। मुझे कोई किसी लेडी की मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो। मेरा सजेशन ये है कि जो बेचारा ध्यान दे रहा है उस पर, तो किसी ने पीना छोड़ दिया उसकी सब तारीफ कर रहे। अरे जिसने पिया ही नहीं कभी, वो बेवकूफ। सोचो, ये सोसाइटी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ हमारे एक नए एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश द्विवेदी, जो कि एक योगा थेरेपिस्ट, काउंसलर और ऑथर हैं, जिन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा हजारों लोगों को योगा थेरेपी के माध्यम से मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग पर काम करके हेल्थियर लाइफ जीने में मदद की है। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना कि योगा थेरेपी आपके लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने में कैसे हेल्प करती है। दूसरे पार्ट में हमने समझने की कोशिश की कि योगा थेरेपी मां बनने की जर्नी में कैसे मददगार हो सकती है। तीसरे पार्ट में हम इनफर्टिलिटी पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि योगा थेरेपी इस चैलेंजेस को ओवरकम करने में कैसे मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आए दिन जैसे आंकड़े भी देखा जा रहा है कि बढ़ती जा रही है इनफर्टिलिटी का। हम्म। और इसमें मेल और फीमेल दोनों ग्रसित है। तो इनफर्टिलिटी को योगा कैसे देखती, योगा थेरेपी से कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस पे कैसे काम करती है योगा थेरेपी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो मैंने मान्यता वाला एक टॉपिक बोला है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। वो है कि एक जो प्रॉब्लम है जिसको पीसीओएस बोलते हैं, हाँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या पीसीओडी बोलिए आप, सिम्टम बोलिए, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसमें ये एक चीज ऐसी है कि जो कि अभी तक मेरे पास में केसेस आए हैं ज्यादा से ज्यादा, इस वजह से काफी लोगों को इनफर्टिलिटी, जी। ये एक पहला प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि कंसीव करना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। वो नेचुरल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब वो फीमेल मेंटली फिजिकली एक सर्टन लेवल के लिए रेडी है। इसका मैं एक दूसरी एनालॉजी दूं तो आपको शायद ये मेरी बात, अब ये स्टेटमेंट लोगों को समझने में आसानी होगी। सपोज कीजिए किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, नहीं है किसी में, मैं उसको उस वक्त दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज खिला दूं, उसको नहीं होगा सूट। ऐसे मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जिनमें खाने पीने की, अच्छे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लग ही नहीं रहा है उनके बॉडी को। लगने के लिए क्या होगा कि आपका सिस्टम तो अच्छा चलना चाहिए ना, आपका लीवर, आपका बाकी के इंटेस्टाइन वगैरह तो ढंग से चलना चाहिए। अगर वही नहीं चला तो आपको फायदा तो होने के सवाल ही नहीं उठता है। सिमिलरली क्या हो जाता है कि फीमेल की बॉडी अगर रेडी नहीं है प्रॉपरली, तो उसके लिए कंसेप्शन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ज्यादातर केसेस में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, होती है सिंपल चीज, लेकिन ये इतनी उलझाने वाली होती हैं, और इतनी, इसमें इतना सब इमोशन और ये सब शामिल रहता है कि ज्यादातर औरतें जो थोड़े दिन ट्राई करने के बाद कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो जाके फिर सीधा ट्रीटमेंट लेने लग जाती है। फिर वो आईयूआई, आईवीएफ वगैरह चला जाता है। अगेन, मैं यहाँ मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोलना चाहता कुछ भी, कि वो कितना सही है कितना नहीं है।
मुझे लगता है कि आपको मेडिकल असिस्टेंट तब लेना चाहिए जब आपने सभी चीजें ट्राई कर ली। मैं हमेशा मेडिकल को उस लेवल पे देखता हूं जहां की आपके हाथ से बात आगे निकल चुकी। जैसे कि अगर मैं आज चल पाता हूं तो मैं चलूंगा, स्ट्रेचर के अगेंस्ट में नहीं हूं मैं, लेकिन अगर क्या है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो स्ट्रेचर पे ना चले, वो जाना पड़ेगा उसको स्ट्रेचर। तो मैं मेडिकल हेल्प को वहां चाहता हूं जहां की आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। लोग गलती जो आज की डेट में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, कि वो पहली स्टेज पे वहां चले गए, क्योंकि उन्होंने बेसिक अपना कभी फाउंडेशन क्लियर रखा ही नहीं। इसलिए वहां जाके भी बहुत लोगों का, आपने सुना रहेगा, आईवीएफ भी फेल हो गया जी। आई डोंट नो कितना है ये है, लेकिन वो भी फुल गारंटी तो कोई देते नहीं होंगे, उसमें भी प्रोबेबिलिटी देते होंगे कि हम ट्राई करेंगे, ये सब करेंगे। मैक्सिमम 2 और 3 जाके 3 होता है शायद, है ना। मैं वही बोला हूं कि वो उसके बाद वो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आईवीएफ में इतने श्योरिटी है तो हर औरत को हो ही जाना चाहिए था, फिर ये फेल क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि इनकी बॉडी रेडी नहीं है। तो इनके इनके साथ में आईयूआई कर लो, आईवीएफ कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ होना नहीं है। कुछ लोगों के साथ में वो वर्क कर जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपको मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी मिलते हैं, प्लस आपको बाकी भी चीजों का सामना करना पड़ता है, इमोशनल, सोशल, बोलिए, आपको सब प्रेशर झेलना पड़ता है। तो एक जो ये पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मैंने एज अर्ली एज शुरू से होते हुए देखा है, लड़कियों को या फीमेल्स को आप बात कीजिए। अब ये जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, ये और एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि ये एक दूसरे को बताते ही नहीं कि इसका फिक्स जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। इनिशियल स्टेज। अब या तो ये पता नहीं है माओ को, या पता है तो ये बात बताना नहीं चाहती है। कितने बार तो मैंने ऐसे भी मूर्ख वाले आंसर देखे हैं कि जिसमें कि मुझे वो लड़की आके बोलती कि मुझे घर वालों ने बोला है, और पता नहीं उन्होंने किसको बताया है, कि वो किस थेरेपिस्ट को बताया है। वो बोलते शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब शादी का पीसीओएस का क्या लेना देना मुझे नहीं होना। पीसीओएस का मतलब ये हो जाता है कि आपका ओवुलेशन हो नहीं रहा है। हाँ। उसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो आपका ओवुलेशन बराबर से हो नहीं रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए, तो उसको कंसीव नहीं कर पाएगी वो प्रॉपरली। अब ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि बॉडी के जैसे बाकी जैसे आपका स्टमक खराब होता है, वैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो चुका है। अब आप उसको, अब क्या हो रहा है ना, हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि हम स्टमक के डिसऑर्डर को स्टमक का डिसऑर्डर समझते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिसऑर्डर का हम बोलते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अब ये सोचिए कि आपको अगर कोई 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 लेडी गई, बोलती है मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है, और कोई बोले शादी के बाद ठीक हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? कोई बोले मुझे गैस है, कोई बोलेगा शादी के बाद गैस होना बंद हो जाएगा। अरे शादी का गैस का क्या रिलेशन है? ये वो चीज है। अभी तक के हमारे जितने भी केसेस हैं उसमें से आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन्होंने भी सिंसियरली फॉलो किया है ये सब प्रैक्टिसेस, ऑलमोस्ट 100% लोगों का पीसीओएस प्रॉब्लम ठीक हुआ है। यही नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने इनफर्टिलिटी के लिए ज्वाइन किया, उनको यही सब प्रॉब्लम्स थे। मैंने जितना देखा है लगभग 5 से 6 महीने के अंदर वो सभी कंसीव हो चुके हैं, कंसीव भी हो गए, सक्सेसफुली डिलीवरी भी कर दी, उसमें से बहुत लोगों की नेचुरल डिलीवरी भी हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो ये आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, लाखों रुपए जाते हैं। जी बिल्कुल। वो प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, और सक्सेस होने का, सक्सेस होने, प्लस इसमें और एक कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं मतलब मैं ज्यादा मेडिकल फील्ड में जाना नहीं चाहता, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, बट मैंने ऐसा भी सुना है कि उसमें फिर ट्विंस होने के भी चांसेस हाई हो जाते हैं जी, क्योंकि मल्टीपल एग्स फर्टिलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। आप सोचो जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है, जो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए ट्विंस हो गए, तो आप सोचिए फाइनेंशियल सोशल कितना प्रेशर आता है। जी बिल्कुल। तो एक चीज नहीं है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आगे तक जाते हैं। अगर बच्चा हो भी गया, एबनॉर्मल हुआ तो भी प्रॉब्लम है, मल्टीपल हो गए तो भी प्रॉब्लम है, झेलना किसको है? इस औरत को। अब ये, इसीलिए मैं ये सब औरतों को क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपको ही सफर होना। अगर 3 बच्चे हो गए, सबसे ज्यादा तो माँ को ही देखना पड़ेगा ना। वो जो
प्रोसेस से गुजरती है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के, महीनों महीनों, उसके लिए जो डोसेज लगते हैं, उसके हार्मोन्स के डोज वगैरह जो भी लगते होंगे, कौन सफर कर रहा है वो? लेकिन यही वुमेन योगाभ्यास में आना नहीं चाहती। ऑफ कोर्स एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में भी योगा क्लास में फीमेल का परसेंटेज ज्यादा है मेल के कंपेयर में। आई अंडरस्टैंड। फीमेल की एक खास बात क्या होती है ना, कि वो ज्वाइन पहले कर लेती है, करे ना करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सब मुसीबतों को झेलने के लिए एक औरत रेडी है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी करके इनसे बाहर आना नहीं चाहती। अब अगेन ये बहुत सारी औरतें बोलेंगी इसमें तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। सीडेंट्री लाइफ जीने के लिए कौन बताता है? मुझे एक बात बताइए, सीडेंट्री लाइफ जीने के लिए कौन बताता है? कोई नहीं बताते। आ जाता है ना वो, डैमेज करना आ जाता है, सुधारने के लिए कोई तीसरा आदमी चाहिए। ऐसा क्यों है? तो मैं इस बात को देखिए, बहुत बार बोलने में आता है, मैं इस बात को मानता ही नहीं। जो आदमी सीरियस होगा ना, वो खुद एक्सप्लोर कर ही लेगा जी। सिगरेट पिलाना कोई सिखाता नहीं है। जिसको सीखने की इच्छा होती है ना, उसको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो जैसे सीखी जा सकती है ना, वैसे छोड़ी भी जा सकती है। अगर किसी औरत को अपना अपना स्वास्थ्य सुधारना है, ये स्टेप उसको लेनी पड़ेगी। वो सोसाइटी के कंधे पे, किसी और के कंधे पे नहीं डाल सकती हो। क्योंकि सफर उसको करना है, उसके हस्बैंड को नहीं करना है। देखिए बार बार मैं इस बात को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ फीमेल का साइड लेके बोल रहा हूँ कि हस्बैंड को, किसी इंसान को, आदमी को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। वो खर्चा कर देगा जी, हॉस्पिटल ले जाएगा, सफरिंग तो औरतों की है। तो इनफर्टिलिटी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है धीरे धीरे। इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों का प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। ये प्रॉब्लम है कि हमको ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत आदत हो गई है। आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, 10-15 और प्राइम में तो और जल्दी आ जाएगा आपके घर पे। पब्लिक को ऐसे बच्चा पैदा करना, मतलब पब्लिक लिटरली मेरे पास में आती है और क्या बोलती है उन्होंने कि मार्च तक हमको कंसीव हो जाना है। अब ये मार्च की जैसे आया मालूम नहीं मुझे, क्योंकि उनको अपना बर्थडे, बच्चे के बर्थडे को मैच करना है। ऐसे भी कैसे जा रहे हैं? अरे आपको मतलब मैं अगर लिस्ट बोलूंगा ना तो आप हंसने लग जाएंगे। अब ये शो कॉमेडी हो जाएगा। ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि हमको अगले 3 महीने में कंसीव करना है। ओके। तो ये इनके दिमाग में क्या था, हस्बैंड वाइफ के मालूम, कि ये जॉब में सक्सेसफुल है, तो इनको क्या लग रहा था यहाँ भी प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नेचर के सामने कुछ नहीं होता है। ऑफिस की चापलूसी चल जाती है प्रमोशन के लिए, नेचर के सामने आप चापलूसी नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से ही करेगा, आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। तो जब ऐसे टाइमलाइन के साथ में आती है ना पब्लिक, तो और एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि एक तो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है इनके पास में, वो प्रेशर क्या करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है मालूम, इनके जो कंसीव होने के चांसेस होते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो भी रिलेशन बनाते हैं स्ट्रेस में बनाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जिनके थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी थी भी ना, वो भी चली ही जाती है जी। एक पहला प्रॉब्लम तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि पीसीओएस हो गया। आप कुछ भी कर लो नहीं होने वाला जब तक कि आप पीसीओएस फिक्स नहीं करोगे। और बाय द वे मैं ये बताना चाहता हूँ, पीसीओएस आसानी से फिक्स हो सकता है। अच्छा। सालों साल का भी होगा तो मैंने होते हुए देखा है फिक्स। वो तो फिक्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी है लोगों को। दूसरा ये है कि अगर कोई ठीक भी है जिसको पीसीओएस का प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसके कंसीव करने में मुश्किल आ सकती है अगर हस्बैंड वाइफ पूरे एकदम डेडलाइन के साथ सवार है। स्ट्रेस होने ही नहीं देगा उसको कंसीव, क्योंकि माइंड शांत चाहिए उसके लिए, तब ये जाके होता है। तो ऐसे ये सब कारण है जो कि इनफर्टिलिटी को लीड कर रहे हैं। और पीसीओएस होता क्यों वो भी मैं बता दूं। पीसीओएस होने के लिए सबसे ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। ओके। अब वो ये बोल सकती कि मेरी मदर से मुझे ये मिला, मेरी मदर वगैरह से मिलने के चांसेस बहुत कम है। वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज्यादा करके जो मैंने केसेस देखे हैं उसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड, ये सभी इन्वॉल्व है। ओके। अगर ये औरतें चाहे, अगर ये थोड़ी सी भी
ये करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये सिचुएशन, ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक फेज है ना, ये आएगा ही नहीं उनके लिए, हम्म। सक्सेसफुली कंसीव हो सकती है। जैसे कि अभी आपने बात की इनफर्टिलिटी के ऊपर में, तो ऐसा कोई थेरेपी, माने योगा थेरेपी के अंतर्गत कुछ ऐसी प्रैक्टिस आती है जिससे हम आने वाले दिनों में इनफर्टिलिटी को अवॉइड कर सकें और इससे जुड़ी हुई चीजों को अ, देखिए, योगा से तो एनीवे फायदा होगा ही, योगा, डाइट, लाइफस्टाइल जो भी करेंगे उससे तो फायदा होता ही, जैसा मैंने बताया आपको। तो अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और वो ये करती है सब, तो प्रॉब्लम तो एनीवे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बात हो गई कि ये आगे वाली बात होगी कि आपको पता चला आपको प्रॉब्लम है और फिर आप फिक्स करने के लिए, है ना। मैं एक स्टेज पीछे जाने की बात कर रहा हूँ कि वहां एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जहाँ की मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करना शुरू किया, तो जहाँ की पीसीओएस की बात आती है वगैरह, एक चीज मैंने बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट देखा औरतों में, वो ये देखा कि उनको खुद के फिजियोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं होता। जैसे कि अगर किसी लेडी को पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं या डिले आ रहे हैं या उसको आते ही नहीं है, उसने कहीं भी ये जानने की कोशिश नहीं की। ये मैं अनपढ़ से लगा के पीएचडी होल्डर की बात कर रहा हूँ, सबके यही हाल है ज्यादा करके औरतों का, कि उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है। मतलब आपको सरप्राइज होगा कि आप अगर सर्वे करें तो आपको मैक्सिमम औरतों में पता चलेगा कि उनको मेंसेस के साइकिल के भी बारे में आइडिया नहीं है। उनको ये पता है कि आता ही जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेंसेस के फेजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको मेडिकल में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। औरतों को ये नहीं पता होता है कि ओवुलेशन का और मेंसेस का रिलेशन क्या है। जी बिल्कुल। ये एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि माएँ या जो भी घर में मैरिड होती हैं या सहेली होंगी जो भी, इनको ये दिमाग में है कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसको ये जानना भी नहीं है। ये इतनी बड़ी गलत चीज है। मुझे लगता है कि अगर किसी को पहले से पता हो ओवुलेशन क्या होता है, तो उसके पीरियड्स में जब भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, बहुत सारी चीजें उसी को क्लियर हो जाएंगी कि अब तक बराबर चल रहा था, अभी क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा मैंने मेरी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आया। वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पाती। उसको क्या लगता है कि मुझे शायद कोई बीमारी एक्सटर्नल, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है ना कहीं से, सर्दी खांसी हो जाती है, आपका कोई दोष नहीं रहता है। इनको क्या लगता है कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, तो कहीं से आ गया। फिर यहाँ वो चक्कर खाना शुरू करते हैं। वहां भी जाने के बाद भी कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं करता है कि इसको तो यही नहीं पता है कि ओवुलेशन में और उसमें क्या फर्क है। उनको सिर्फ एक ही बात से मतलब होता है कि पिल ले लो या कुछ भी कर लो, जैसे तैसे पीरियड आ जाए। पीरियड आने का ओवुलेशन का डायरेक्ट लिंक ऐसा दिखता है, लेकिन है नहीं। जरूरी नहीं कि आपको पीरियड्स आ रहे तो आप बराबर से ओवुलेट कर ही रही हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है वो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे वर्किंग कॉम्प्लेक्स है ये। मेरा सजेशन हर औरतों को है कि जाके हर किसी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप, आपको ये स्टडी करना चाहिए कि ये पूरा साइकिल वर्क कैसे करता है। इसमें बाकी हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहाँ जाता है, एस्ट्रोजन का कहाँ जाता है। जनरल नॉलेज के लिए जानने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे फायदा क्या हो जाता है ना, फायदा हो जाता है कि जब भी गड़बड़ी होती है आपको ये लगता है कि अरे ये तो इसका लिंक तो वैसा है, तो आपको है ना बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली समझ में आने लगती थी, तो आप उसको टाइम पे ना उसको फिक्स करना आपके लिए आसान हो जाता। तो ये अगर जनरल नॉलेज अगर सब रखें औरतें ना, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। अब ये तो बात की बात है कि जब उनको ये सब पता चला, सब इन्होंने ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा है, फिर जाके इन लोग मजबूरी में योगा में आ रहे हैं। मतलब मैंने जितना अभी तक भी देखा ना, जितने भी पीसीओएस वाले आ रहे हैं योगा में, इसमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं आ गया कि इन्होंने बहुत रिसर्च किया अपने ऊपर और फिर से आ गए। या तो वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं करके आ रहे हैं कपल, या इसको प्रॉब्लम हो रहा है, 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल हो गया पीरियड्स नहीं आया तो आए। ये सब मजबूरी में आने वाले केस है। लेकिन मेरा रिसर्च करने का एक ये है माइंडसेट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूँ सभी को, हर बैक पेन वाले को भी पूछता हूँ, उसके रिलेटिव। मैं इनफर्टिलिटी और ये जो पीरियड्स वाले जितने भी प्रॉब्लम वाले आते हैं ना, इनको भी मैं एक क्वेश्चन क्या करता हूँ कि क्या तुमको ये बारे में पता है क्या,
कि ये साइकिल कैसे वर्क करता है। क्या तुमने इसको गूगल करके देखा क्या? मैंने कितने लोगों को तो बोला पीसीओएस तुमने बोल रही हो, लेकिन तुमने आके देखा क्या? ओवरी में सिस्ट हो गए, तुमने ये जानने की कोशिश की क्या सिस्ट बनी क्यों, सिस्ट बनती कैसे, और ये ओवरी में ही सिस्ट क्यों बन रही है, स्टमक में क्यों नहीं बन रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? एड्रेनल ग्लैंड में क्यों नहीं बन रही है? ओवरी में क्या खास बात है? फाइब्रॉइड क्यों हो रहा है? एंडोमेट्रियोसिस क्यों हो रहा है? ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना हम लोग, ये अभी में जो प्रॉब्लम गिनवा रहा है, आपने सब सुना रहेगा, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ओवरी के सिस्ट, ये सब एक ही कारण से हैं। मतलब जिसको ये सब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे ना, उसको ये सब आगे पीछे ये सब प्रॉब्लम होने वाले हैं। ये सब प्रॉब्लम होने ही वाले हैं उस लेडी को, जिसकी हिस्ट्री रही है ना पीसीओएस की, उसको इस सब फेजेस में, अलग अलग फेजेस में सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। गलती से अगर उसको बच्चा पैदा हो भी गया तो भी उसको ये सब प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ेगा। वो बाकी सब रास्ते में खड़े ही हैं, फाइब्रॉइड वगैरह। आप कितनी सर्जरी कराओगे फाइब्रॉइड का? एक निकल, और ये रिकरिंग होता है जी। ऐसा नहीं कि जाके वो बहुत लोग जाके ड्रिलिंग करवा लेते हैं, उनको क्या लगता है अभी मेरा ये सिस्ट चली गई, वो 4 महीने बाद वापस। इस बारे में कभी किसी औरत ने रिसर्च किया क्या? नहीं। इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं, मेडिकल साइंस की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। आपके पेट में बार बार 10 बार दुखेगा तो आप जाके देखना चाहिए ना आपको, कि मैं ये पर्टिकुलर खाना खाती हूँ तो क्यों दुखता है मुझे, इसके पीछे क्या हो सकता है। नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं, सब आउटसोर्स करना चाहते हैं अपना प्रॉब्लम, पहले डॉक्टर्स पे करते हैं, वहां थक जाते हैं जब 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 साल जाने के बाद में, तो फिर योगा में जनरली जो पब्लिक आती है वो कौन आती है मैं बताता हूँ, जो एलोपैथी से थक चुकी है, होम्योपैथी से थक चुकी है, आयुर्वेदिक से थक चुकी है, आखिरी रास्ता उनका यहाँ रहता है। ये मजबूर, ये मतलब बिटर ट्रूथ है, लेकिन ये सोसाइटी की सच्चाई है। और माँ बाप को मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ये बोलना छोड़ दें, और पासपोर्ट आस पड़ोसी को, कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सही बात तो ये कि शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू होते हैं, खत्म नहीं होते। जैसे कि आपने अभी बात किया कि पता नहीं है बहुत सारे विमेन्स को, और बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, मिथ्स बहुत है हमारे यहाँ। तो इस पे क्या ऐसा सजेशन आप दे सकते हैं कि अभी बहुत सारे जगहों पे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को मान्यता दी जा रही है, तो योगा एज ए थेरेपी को भी एक मान्यता दी जाए कि स्कूल में ही, जैसे कि मेरे 6-7 में आजकल तो मेरे हिसाब से तो ये हर स्कूल में होना चाहिए, स्पेशली फीमेल के लिए बहुत जरूरी है कि उनको बहुत पहले से ही ये टॉपिक के बारे में ना ओपन डिस्कशन होना चाहिए। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग हमारे भी घर पे जब बात करते हैं ना, इरिस्पेक्टिव कौन बैठा है कोई नहीं बैठा है, हम लोग ओपनली बात करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगने लगा कि देयर इज नथिंग टू हाइड। हाइड करना है ना तो टीवी सीरियल बंद करो, मूवी बंद करो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ये टॉपिक में वैसे भी कोई रस आने वाली बात नहीं है, ये कोई रोमांटिक बात नहीं चल रही है। मतलब ये टॉपिक है ऐसा है ना कि अगर ये कोई सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख ले और बाकी कर लेना तो उसका बचा कुचा इंटरेस्ट ही चला जाएगा। वो सिस्ट वाली ओवरी का अगर कोई इमेज देख लेना, वो इतना बुरा इमेज होता है ना कि कोई देखना नहीं चाहेगा उसको। तो बोलने का मेरा मतलब क्या है कि ये सब बातों पे ओपनली डिस्कशन होना चाहिए। नई स्कूल में हुआ, नई कॉलेज में, इसीलिए बोलो कि अब हम क्या क्या सुधारने जाएंगे। देखिए बोलना बहुत आसान है, क्या होता है कि जब मैं अगर ये बोलूं कि स्कूल में शुरू करना चाहिए, मैं अपने हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा लेता हूँ। इसके लिए मैं अपने भी घर वालों को बोलता हूँ, अपने भी क्लास में ये बात क्या बोलता हूँ कि मान लिया स्कूल ने नहीं सिखाया, मान लिया घर वालों ने नहीं सिखाया, तुम तो एडल्ट हो गए थे ना, तुमको पीना किसने सिखाया? मैं बार बार इस चीज पे आ जाता हूँ कि ये जवाबदारी तब तक की जब तक कि कोई एडल्ट नहीं हो रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में पकड़ू कि एडल्ट होने तक भी घर वालों ने नहीं बताया, सोसाइटी ने बताया। अरे जब तुमको बाकी चीजें आ रही हैं देख के, यूट्यूब देख के, मूवी देख के, फिल्म देख के, बाकी की चीजें आ रही है, तो ये चीज क्यों नहीं आई तुमको? घर वालों ने तो नहीं भेजा था तुमको यूट्यूब देखने के लिए, खुद से ही गए।
तो ये खुद यूट्यूब पे ये भी सब मूवी, ये भी सब इंफॉर्मेशन है। मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब का अगर कोई चाहे ना सही इस्तेमाल करना, इतना यूजफुल है वो। उस पर पूरा एनिमेटेड वे में बताया है, पूरा प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस बताया। पता है मैंने कितने लोगों को भेजा, मैंने बोला अरे तुमको यही नहीं पता, ये देखो। पूरा मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे है ना कि यू 3 डायमेंशनल पूरा व्यू दिखता है, मालूम कि आपको पता चलता है कि अच्छा एक हार्मोन्स ब्रेन में से यहाँ निकला, एलएच यहाँ से गया, एफएसएच यहाँ से गया, ओरी में सिस्ट बन रही है। मतलब यू कैन विजुअलाइज लिटरली, मतलब इतना अच्छा इंफॉर्मेशन है, इतना डिसेंट मेडिकल वो बनाए उन्होंने। ये देखना चाहिए, ये इनके पास फुर्सत नहीं है गानों को देखने के सिवा। तो क्या है ना कि मैं कितना भी बोलूं, मैं इस बात के अगेंस्ट में हूं कि सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। बट अभी ये वैसी बात है कि अपन ये बोले कि गवर्नमेंट को वो है ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए कचरा नहीं फेंकने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है ना, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मुझे सोचना है ना कि मुझे कचरा फेंकना है कि नहीं फेंकना है। गवर्नमेंट लाती है अच्छी बात है, लेकिन वो फिर क्या हो जाए ना, अगर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल भी रख लिया ना, तो फिर आप क्या बोलेंगे ना, इतना स्ट्रिक्ट है, जेल में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है, फिर फ्रीडम की सूझेगी। तो औरतों का मुझे यही बोलना है बार बार कि ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, मैं तो मानता हूँ चलो सबने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, स्कूल ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, पेरेंट्स ने टाइम पे सब कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तुमको तो जब अकल आई तब आना चाहिए था ना, तब तो आना चाहिए था। तो ये जरूरी है कि हम अपने बॉडी के बारे में क्यूरियस रहें, अपने इश्यूज के बारे में क्यूरियस रहें, 4 लोगों से पूछ के कोई कंक्लूजन ना निकाले, खाली बैठे ना। आज अपने को एल्बो में लग जाती है तो अपन करते हैं ना, कुछ दिमाग तो लगाते हैं ना, बैंडेज लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा तो रिसर्च करो कि इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या, अपनी बॉडी वर्क कैसे करती है। ये अगर ये हो ना नॉलेज, बहुत सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। स्कूल लेवल पे होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, घर में ओपनली डिस्कशन होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। ये एडिशनल होगा, लेकिन मैं इसको प्राइमरी नहीं मानता। प्राइमरी वो इंसान होगा, क्योंकि चलो मैंने स्कूल में भी रख लिया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तो, पेरेंट्स बोलते रह गए, उसने ध्यान ही नहीं दिया तो इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लगता है कि क्योंकि सफर उसको करना है, जो सफरर है ना, मुझे लगता है उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना कि दुनिया को। महिलाओं के एज के डिफरेंट स्टेजेस पे योगा कैसे हेल्पफुल होती है उनके, जैसे मोनोपॉज और ओल्ड एज स्ट्रेस, ये सब पे कैसे योगा हेल्प करता है? अभी तक के अभी अपने डिस्कशन में हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो फर्टिलिटी पीरियड शुरू होता है वहाँ योगा कैसे यूजफुल है, ताकि आप इनफर्टिलिटी उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। ना ही वो योगा का और एक फायदा ये रहता है कि अगर सब कुछ बराबर भी चल रहा है तो भी आप जो पीएमएस सिंड्रोम होते हैं, बाकी की जो तकलीफें हैं, जैसे कि बहुत बहुत लोगों का मैंने बोलते हुए सुना है, नहीं पहले दिन तो मुझे बहुत तकलीफ होती है पीरियड्स के, दूसरे दिन मुझे बहुत तकलीफ होती है, जो भी बोलना है, ये सब एब्सोल्युटली रिड्यूस हो जाती है अगर आप एक्टिव हैं तो। मतलब ये औरतों का खुद का फीडबैक है कि उनके सब सिम्टम्स ऑलमोस्ट चले गए, वो पीरियड्स कब आए कभी गए पता नहीं चला उनको, ये हो जाता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके अलावा ये बेनिफिट तो है ही योगा के अंदर, हार्मोन्स के रेगुलेशंस प्रॉपरली हो जाते हैं। फिर इसके बाद में प्रेगनेंसी की हमने डिटेल में बात कर ली कि प्रेगनेंसी के फेज में क्या क्या फायदा हो सकता है, इनफैक्ट कंसीव होने में योगा का क्या फायदा है ये भी हमने चेक कर लिया। अभी जो एक पॉइंट छूटा है हमारा वो मेनोपॉज का छूटा है, उस पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। आप ये मान लीजिए हर 15 दिन में एक बार, महीने में 2-4 बार हमारे सामने एक केस आता है, फोन कॉल्स आते हैं या कोई फोन करके बातचीत करता है, वो एक नया प्रॉब्लम चला है अभी सभी औरतों के साथ में कि डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकलना है, आप क्या करें। हाँ, तो आज मतलब मैंने थोड़ा फनी वे में क्लास में ये बात बोली, ऑफकोर्स विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेन, मैं एक फनी वे में बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है औरतों की लाइफ का, कि वो अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रही है। उनकी लाइफ किस में अटकी पड़ी मैं बताता हूँ। पहले तो शादी करने में अटकी पड़ी है, फिर बच्चा नहीं हो रहा उसमें अटकी पड़ी है, फिर एक बच्चा हो गया ना, तो एक बच्चा कम से कम एक औरत के 5 साल खा लेते हैं इजीली, स्वस्थ हो तो भी।
स्वस्थ नहीं होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अगर स्वस्थ हो तो भी 5 साल तो खा ही लेते हैं। तो एक औरत की सोचो लाइफ के पूरे हिस्ट्री के बारे में, कि शादी के लिए प्रॉब्लम, बच्चे के लिए टाइम पे भी प्रॉब्लम, कंसीव हो गई तो प्रॉब्लम, 9 महीने का बच्चा पैदा हो गया तो डिलीवरी के बाद का प्रॉब्लम, ये सब में 35 तक तो वो पहुंच चुकी रहती है। ठीक है, तो 35 से 36 की एज तक उसने यही सब झेला होता है। वो उसने एक्चुअल जी नहीं रहती है लाइफ, इसी में गुजरी रहती है उसकी लाइफ। अब जीने का थोड़ा सा उसके पास ब्रैकेट होते हैं, नहीं उसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया रहता है। तो जैसे 40 हिट करती है, वहां से ये सुनना शुरू हो जाता है यूट्रस रखूं या निकाल दूं, और ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके भी पहले का एक प्रॉब्लम बता देता हूं मैं। मतलब मुझे लग रहा है एक औरत शांति से जी ही नहीं पाती है, ऐसा मुझे लगने लग गया। हाँ, अभी स्टैटिस्टिकल डेटा बता रहा हूँ, मेरा व्यू नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेटा बता रहा हूं। 35 36 तक तो बच्चा हैंडल करते रहेगी, अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि प्री मेनोपॉज हो रहा है जी। 38 की उम्र से ही पीरियड्स आना कम हो गए, बंद हो गए। ठीक है, तो उसका मिड 20s के बाद का पीरियड तो गया ये सब में, पूरा 30s चला गया। अब जैसे तैसे जीने का टाइम आया तो प्री मेनोपॉज आ गया, उसके लिए चक्कर लगा रही है डॉक्टर को जी। हार्मोन्स की डोज लूं नहीं लूं, क्या करूं, 4 लोगों को पूछते बैठी है वो जैसे तैसे नहीं हुआ। 42 43 की हुई, नया प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है कि यूट्रस निकाल के रखो। ये सब की मुसीबत की जड़, अनलेस ऑफ कोर्स अभी ये जनरल ये हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे करके, मुझे ये डिस्क्लेमर मुझे बार बार देना पड़ेगा कि जब भी मैं ये बात बोलता हूँ उसमें मैं वो क्रिटिकल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल के। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि जब भी हम लोग कोई चीज पब्लिक के सामने बोलते हैं, जैसे अभी ये वीडियो बना रहे सब कुछ होने, पब्लिक उसमें से क्या रॉन्ग इन्फ्रेंस निकालना है ना, वो निकाल के बैठ जाती है। और फिर बोलते हैं कि इस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। हम ऑड केसेस की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। किसी को अगर ट्यूमर हो गया है यूट्रस में तो ऑफकोर्स वो निकालेगी ना जी, बिल्कुल। तो हम ऐसे किसी भी केस की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ के ऑड केसेस हैं। तो जितने भी दर्शक हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि हम ऑड केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस केसेस की बात कर रहे हैं जो कि फिक्स होना 100% पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने अपनी माइंडसेट की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से उसको खराब किया। हम उस केस की बात कर रहे हैं जी। हम कैंसर की, ट्यूमर की, इसकी उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब ये जैसे तैसे उसको प्री मेनोपॉज का आ गया, वहां उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहले बात बता दी, जब पीरियड आ रहे थे तो गोली खा रही थी पीरियड ना आए, क्योंकि घूमने जाना है, पूजा करना है, ये करना है, वो करना है। अब जब पीरियड खत्म होने लग गए तो फिर गोली खा रही है आने के लिए। तो मुझे लगता है कि औरत की लाइफ को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं ना, तो पीरियड आने में, आए तो नहीं आए इस बारे में, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए इस बारे में ही लाइफ जा रही है। और जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची वो बच्चा ले लेता है, उसके बाद वाली जिंदगी बची तो यूट्रस निकाल या रखो उसमें जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है 45 तक तो औरत ये इन पचड़ों से बाहर ही नहीं आ रही। और उसके बाद में जो उसके ऑस्टियोपोरोसिस, नी पेन, नी रिप्लेसमेंट करूं नहीं करूं, ये चालू हो जाते हैं। जिया कब औरत ने। ये और एक रीजन है जो आपने मुझे पहले क्वेश्चन किया था कि मुझे किस बात ने प्रेरित किया कि ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उसमें ये भी एक पॉइंट है कि औरत तो जी ही नहीं पा रही है ना। क्यों नहीं जी पा रही? खुद की गलतियों की वजह से बहुत हद तक जी नहीं पा रही है। इसमें अगर ध्यान से आप सोचो, अनबायस्ड हो क्या, आप फीमेल है तो ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि औरतों को दिमाग क्यों नहीं है, ऐसा आप ध्यान से सोचिए। ज्यादा करके औरतों ने ध्यान ही नहीं दिया अपने ऊपर। वो लाइफ 10 साल जी सकती थी, अच्छा खासा जी सकती थी, उन्होंने इस इग्नोरेंस की वजह से पूरा बिगाड़ दिया, अपना ध्यान नहीं रखा। अब आप जब एक चीज पे ध्यान नहीं देते ना, तो आपका आगे का पीरियड ऑलरेडी खराब हो चुका रहता है। अब जिस जिस लेडी ने अपना इनफर्टिलिटी मतलब फर्टाइल पीरियड में पहले इनफर्टिलिटी के पहले ध्यान नहीं रखा,
उसका क्रूशल टाइम किसमें स्ट्रगल में चला जाता है, मतलब फर्टाइल होने में चले जाते हैं कि मैं कंसीव कैसे करूं, कंसीव कैसे करूं, कंसीव कैसे करूं। वो जो 2-3 साल गए उसके यहाँ वहां धर्म धक्के खाने में, डॉक्टर के पास जाने में, नीम हकीम सबके पास में सिर टेकने में, जो उसके गए 2-3 साल में, वो नहीं चाहते अगर उसने पहले अपना ध्यान रखा देता तो ये 3 साल वहां बचा लेती, कंसीव आसानी से हो जाती। अब कंसीव के दौरान जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई उससे बच सकती थी वो। डिलीवरी के बाद जो उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, आज 10 जगह पे वो सोचे मैं जुम्बा कर लूं, मैं एरोबिक्स कर लूं, पिलाटे कर लूं, ये कर लूं, टमी अंदर चला जाए, नहीं जाने वाले। वो चाहती तो पहले अगर करती ना तो ये काफी हद तक अंदर ही होता, हार्डली डिफरेंस आता। ऐसे हैं एग्जाम्पल। वो नहीं किया, अब लाइफ उसमें चली गई, 32 से 36 की लाइफ जुम्बा करने में चली गई, वहां शांति नहीं। उसके बाद में और ध्यान नहीं दिया सीडेंटरी लाइफस्टाइल पे, प्री मेनोपॉज आके खड़ा हो गया। वो 2-3 साल चले गए, वो जैसे तैसे गए, यूट्रस आके खड़ा हो गया, यूट्रस फाइब्रॉइड सब जमा हो गए, तब तक एंडोमेट्रोसिस वगैरह सब। ये सब की मुसीबत की जड़ एक ही है, यही सब लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ज्यादा करके। ये सब से वो बच सकती थी अगर वो अपना ध्यान रखती। तो जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफी हद तक सप्रेस हो जाएंगे। देखिए, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब सब रोजी हो जाएगा पिक्चर, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना इसमें। होने के चांसेस, अगर मैं आंख खोल के गाड़ी चला रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी तो एक्सीडेंट की कम होती है ना। मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक्सीडेंट नहीं होगा, खरोच भी नहीं लगेगी, ब्रेक लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आंख खोल के गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम क्या है, अगर आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो गारंटी है ना ठोकोगे, वही हो रहा है। तो ये औरतों की लाइफ का ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। अब इसमें वापस मैं बोलना चाहूंगा कि ये उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जब उसको बाकी चीज समझ में आती है तो ये क्यों नहीं समझ में आ रही, ये मेरा क्वेश्चन औरतों से। आज जैसे कि हम योगा की बात कर रहे हैं, योगा थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये हो जाती है कि हमें एक योगा थेरेपिस्ट जिसकी सही सही नॉलेज हो, और एक दूसरी बात हो जाती है कि वो सोर्सेस कहाँ से आ रही है। हम एक बुक की बात करें, एक आर्टिकल की बात करें, तो बहुत आपके अनुसार ऐसी कौन से सोर्स हैं, बुक अवेलेबल हैं जो आप बहुत सारी वुमेन को हेल्प कर सकती है, वैसा सजेशन दे सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने खुद भी एक बुक लिखी है, तो उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें और हमें सजेशन भी दें। मैंने जो बुक लिखी है ना वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लिखी। अभी मैं दूसरी एक बुक लिखने की सोच रहा हूँ, जो कि मैं अब आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इसी के ऊपर लिखना है। ये जो भी हमने डिस्कस किया ये सब मान लीजिए आप 2% रहा रहेगा, 3% रहेगा। इतने 14-15 सालों में मैंने जितने भी केसेस देखे हैं औरतों के प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसा, तो मैं उस पर एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन था कि उनको कहाँ एक सेंट्रल ऐसा प्लेस मिले जहाँ की वो उसको एक्सप्लोर कर सकें, तो उस बुक में मैं ये सब लिखने वाला हूँ, यही सब पॉइंट्स, जिसको कि पढ़ के वो काफी हद तक उसको एक रोड मैप, एक गाइड मिल जाए जहाँ की वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है। तो मैंने जो अभी जो बुक लिखी है, जो अभी पब्लिश हुई है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्योंकि वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है, वो हर फेज में काम में आने वाला है। अभी जैसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम लोग करते हैं तो पोस्टपार्टम स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है। अभी स्ट्रेस किसी भी चीज से हो सकता है, उसको एक नाम हमने दे दिया कि पोस्टपार्टम है या पोस्ट ट्रॉमेटिक है, हमने नाम दे दिया। सॉल्यूशन सभी के सेम है। अगर मैं एंजाइटी बोल दूं अलग से एक नेम लेके, या मैं डिप्रेशन बोल दूं, ये अलग फ्लेवर्स हैं स्ट्रेस के, ये कोई अलग डिसीजेस नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें ये सभी चीजें, जैसे कि अगर कोई एक लेडी है जिसने अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, डिलीवरी नहीं की, उसको कोई किसी तीसरी चीज का स्ट्रेस है, या सपोज कर लो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे, उसको उसका स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस, और जिस लेडी ने बच्चा पैदा कर दिया है उसको जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होगा, वो स्ट्रेस का सोल्यूशन अलग नहीं है।
ये भी एक मिथ हो सकती है शायद सोसाइटी में, कि किसी लेडी को लगे कि ये स्ट्रेस अलग है, इसका कुछ अलग सॉल्यूशन है, वो स्ट्रेस अलग है, उसका कुछ अलग सॉल्यूशन है। नहीं, वो आपका ब्रेन का रिएक्शन है। जैसे कि अगर कोई एक रस्सी है, उसको कोई डंडा भी समझ सकता है, कोई रस्सी भी समझ सकता है, कोई कुछ और भी समझ सकता है। ये तो ब्रेन गेम है। तो हम इसको अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये आपके दिमाग ने ये सब प्रॉब्लम्स को जनरेट किया है आउट ऑफ सिचुएशन। तो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, मेनोपॉज आ जाए, कुछ भी हो जाए, स्ट्रेस जो होगा उसका सोल्यूशन एक होगा। जैसे कि मेनोपॉजल फेज में भी औरतों को अलग स्ट्रेस होगा, बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रेस को डील करने का तरीका अलग नहीं होगा। डील करने का तरीका अलग नहीं होता। जैसे कि आज किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका एक स्ट्रेस होगा। दूसरे को किसी के फैमिली के मेंबर का मर जाने का स्ट्रेस होगा, वो भी एक स्ट्रेस होगा, है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन एक होगा, क्योंकि वो स्ट्रेस के अंडर फॉल होने वाली सभी कैटेगरी। आपका ब्रेन परसीव कैसे कर रहा है सिचुएशंस को, उसका खेल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए, वो बात नहीं है। उसका जो मिटिगेशन है ना, उसका जो सोल्यूशन है, वो कॉमन फैक्टर होगा। तो ये सब कॉमन फैक्टर्स जो है ना, ये मैंने इस बुक में डाले। तो इस बुक के अंदर मैंने क्या किया है कि बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखा है। मतलब अभी मेरे इतने डिस्कशन से आपको ये तो पता चल ही गया रहेगा कि मैं एक वैसी बात नहीं करता हूँ कि एक 3 बार भ्रामरी कर लो फायदा हो जाएगा, घास पे चल लो फायदा हो जाएगा। मैं वैसे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं है ना, तो उससे भी फायदा नहीं होगा। आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आप जो करेंगे ना, उसका फायदा होने लग जाएगा आपको। तो उस बुक में मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप क्या करें तो आपको स्ट्रेस कम होगा, कौन सा हार्मोन्स ऊपर नीचे होगा, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। और उसके अंदर एक टॉपिक तो मैंने ये भी डाला है कि लोगों का स्ट्रेस जाता क्यों नहीं है। आपने बहुत बार देखा रहेगा, लोगों ने सब कर लिया, भजन कर लिया, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन लिया, छुट्टी पे जाके आ गए, वेकेशन करके आ गए, उनका स्ट्रेस गया नहीं ना, जाएगा भी नहीं जिंदगी, क्योंकि उनका तरीका गलत है। वो स्ट्रेस से डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो बुक के अंदर जो कवर किया है ना, वो सब सटल पॉइंट्स किए हैं कि पहली बात तो स्ट्रेस जा क्यों नहीं रहा है लोगों का। और जाने ये अगर आपको यही पता चल जाए कि स्ट्रेस जा क्यों नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया वहीं हो जाता है कि अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रही है। मैंने जतन तो बहुत कर लिया, उपाय बहुत कर लिया, लेकिन जा क्यों नहीं रहा है, आपको वो तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये पता चल जाता है अच्छा मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, अच्छा ठीक है वहां तो गलती कर रही हूँ, उसको हटाती हूँ, अब मैं करूँ क्या। लेकिन अगर मैं ये करती हूँ तो उससे क्या नया हो जाएगा, वो सबका जवाब उस किताब में। हम लोग ज्यादातर क्योर करने पे लग जाते हैं, प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, सबसे पहला तो हम फेल कहाँ होते हैं, हम फेस नहीं करते। हाँ, प्रॉब्लम क्या है उसी को कोप तो आगे आगे की बात है, कोप तो वही हो ही नहीं रहा है, कोप तो होगा ही नहीं उसके बाद। पहली बात तो हम फेस ही नहीं कर रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज जैसा मैंने बताया था अभी कि औरतों को इनफर्टिलिटी बहुत एवरेस्ट लगता है प्रॉब्लम, क्योंकि उनको यही नहीं पता पीरियड चलते कैसे, फाउंडेशन ही वीक है। अगर उनको ये पता होता कि पीरियड्स का साइकिल ऐसे चलता है, हार्मोन्स ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये भी पता होता ना उनको, तो वो कुछ करना का काम आसान हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता क्या बचता है, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, इस थेरेपिस्ट के पास, वहां वो जो सोल्यूशन बोले ब्लाइंडली फॉलो करो। वो सोल्यूशन सही है गलत है उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन इस बारे में कि ये ब्लाइंडली घूम रहा है आदमी, इसको यही नहीं पता इसको जाना किधर है, इसको डेस्टिनेशन ही नहीं मालूम, सोर्स और डेस्टिनेशन ही नहीं पता इसको। तो स्ट्रेस की बुक में मैंने वही लिखा है कि बहुत बेसिक तरीके से लिया है उसका, मैंने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है कि आप किसी इल्यूजन में नहीं रहेंगे। मतलब इतना तो मैं बोल सकता हूँ, बुक पढ़ने के बाद में आप किसी इल्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको क्लियर कट पता रहेगा कि अच्छा इसमें से आधी चीजें तो मैं मिस्टेक कर रही थी। तो एक वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने बुक लिखी, तो उसका फायदा ये हो सकता है कि डिफरेंट फेजेस में जो औरतों को स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, वो बुक कॉमन है, मतलब मेल फीमेल सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बोलो, सभी के लिए कॉमन है। उसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड से एग्जांपल्स, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दी अपने स्टूडेंट्स की। किसी का नाम नहीं बताया आपको, आइडेंटिटी नहीं शो की मैंने,
लेकिन उसमें मैंने सब एग्जांपल्स दिए जो लोगों ने मुझे काउंसलिंग के समय, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो लोगों ने मुझे काउंसलिंग के समय जो क्वेश्चन किए थे ना, बहुत प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, इनफर्टाइल, जो भी लोगों ने किए थे, वो सब के क्वेश्चंस के केस स्टडीज भी मैंने डाले हैं कि ये इसका एग्जांपल ये मेरे लाइफ में रहा है, ऐसा करके मैंने वो डिटेलिंग किया है। तो एक तो वो रिफर कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया अगले डिस्कशन में, कि वो फ्री में जो यूट्यूब्स अवेलेबल हैं उसमें अपने फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालें, अपने इश्यूज के बारे में निकालें कि पीरियड्स नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके लिए कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, बेसिक नॉलेज भी इनफ है। फिर ये जानने की कोशिश करें कि उसको ठीक रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब रेफरेंस उन लोग ले सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ सकते हैं। ज्यादा करके जो एक इनको फोकस करने की, जो ज्यादा करके जो इनको करना पड़ेगा ना, वो रेफरेंस तो एक होमवर्क हो जाएगा। प्रैक्टिकल पे इनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि मैं क्या क्या करूं और क्या क्या मुझे फायदा होने लग जाएगा। अब मुझे सभी औरतों को एक सजेशन ये देना है कि ये बात बहुत स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन अपने जो भी ये रहते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, उनकी कम से कम बात सुनो। अभी आपका इस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, ऐसा क्यों? फैमिली तो अच्छा चाहती है ना। बिल्कुल। मेरा जितना सोचना है, फैमिली पकड़ो, सोसाइटी पकड़ो, या जो भी अपना आसपास का एनवायरनमेंट है, ये सब अपने को डुबाने पे तुल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज किसी का बर्थडे है, हम्म, आपका बर्थडे है, हम्म, आप अपनी सहेलियों से मिली जी। और आपने उनको बोला कि मैंने आज केक नहीं काटा है। हम्म, तो बोलेंगी क्यों? फिर तुम बोलोगी कि नहीं, केक मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे केक में कोई सेंस लग नहीं रहा है। मैं आज अच्छा है, एक मेरे फेवरेट जो डिश है हेल्दी, वो मैं घर पे बनाऊंगी, खाऊंगी। आपको क्या लगती है, वो बड़ाई करेंगी कि बुराई करेंगी आपकी? बुराई करेंगे। देखिए, आपने आंसर दे दिया, लेकिन आप उनको फ्रेंड्स बोलती हैं। अभी मैं आपके घर का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज आपने कोई एक डिश बनाई, आप बोलती है नहीं खाऊंगी मैं। आपकी मदर ने कुछ लड्डू बिड्डू बना दिए, कुछ ऐसे कुछ भी कर लिया, आपने बोला मैं एक ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी, क्या बोलेगी आपकी मदर? एक और खा लो। अरे तो अभी तो आई है। एक और खा नहीं, लो। अभी तो आई है इधर, मतलब मायके अभी तो आई है, 4 दिन ही रहना है, वहां तो सब करेगी, अभी खा ले। हाँ, बराबर है? बराबर। तो सभी ने क्या किया, मतलब हेल्दी बनाया आपको कि डैमेज किया? रियलिटी क्या है, डैमेज किया। बट माँ चाहती नहीं हाँ टू डैमेज यू, राइट? जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंटेंशन गलत है, तरीका गलत है। तो सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सब डैमेज करने पे तुले हैं। हर कोई डैमेज करने पे, पूरा पूरा सोसाइटी डैमेज करने पे तुली है। मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम्म, टैक्स रिबेट किस पे मिलता है? मेडिकल बिल पे मिलता है, जी। योगा क्लास के बिल पे मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। बहुत कम कंपनियां हैं मिलता है ऐसा, बहुत सारी, बहुत गिनी चुनी फिंगर पे आप गिन सकते हैं ऐसी कंपनियां। ज्यादा करके मेडिकल बिल पे मिलता है। जी, मेडिकल बिल का तो पता है ही तो होगा। क्या चाहती है पब्लिक? बीमार पड़ो। मिलना किसको चाहिए था रिबेट? जो फ्रूट्स पे खर्चा करते हैं, जो हेल्थ पे करता है, जो स्विमिंग पूल पे खर्चा करता है, जो योगा क्लास में खर्चा करता है, उसको टैक्स टैक्स रिबेट मिलना चाहिए था, मेडिकल बिल पे नहीं मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट का इंटेंशन गलत नहीं होगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये होगा कि अरे मेडिकल इजी किया जाए लोगों के लिए, हम्म, ट्रीटमेंट, हम्म, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि वो किया, उसका कोई बुरा नहीं है, मुझे कोई उससे ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो। मेरा सजेशन ये है कि जो बेचारा ध्यान दे रहा है उस पर, तो किसी ने पीना छोड़ दिया उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। अरे जिसने पिया ही नहीं कभी, वो बेवकूफ। सोचो, ये सोसाइटी है। तो औरतों को मैं यही सजेशन दूंगा, किसी और औरत की मत सुनो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का रिसर्च करो। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और थोड़ा सा भी दिमाग है, कॉमन सेंस है, तो आपको रास्ता तो मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स डुबाने का काम ज्यादा करेंगे, बाकी औरतें डुबाने का काम ज्यादा करेंगे आपके पहचान पे। वो बोलेंगे ऐसा मत करो। हर औरत एक, जो औरत 6 महीना आ नहीं पाती है ना डिलीवरी के बाद, वो क्यों नहीं आ पाती है? उसका खुद का दिमाग नहीं है, वो घर वालों ने बोला है, दूसरी औरतों ने बोला है। मैंने भी 6 महीना कुछ नहीं किया था, तू भी 6 महीने कुछ मत कर। कोई औरत ऐसा नहीं बोलेगी मैंने 3 महीने में ही कर लिया था, देख अभी सब एकदम फिट है, कोई नहीं बोलेगी।
अभी ये कड़वी सच्चाई है, बट है ये औरतों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। कोई प्रमोट नहीं करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे को, मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना, क्या नहीं करना है वो अच्छी बात है, क्या नहीं करनी है बस वो सबको पता है। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, प्रॉपर रेफरेंस रखो, और खुद का रिसर्च करो। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि रास्ता मिलने लग जाएगा। हेल्दी रहना है, सोसाइटी से थोड़ा दूर रहो। ये गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं, सीक्रेट दे रहा हूं मैं, एक्चुअल सीक्रेट दे रहा हूं। अगर हेल्दी रहना है ना लाइफ में, सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहो, लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। कोई हेल्दी बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, सब अनहेल्दी बनवाने के लिए तुले हुए हैं, सबके सब। जितनी भी ट्रीटमेंट, जितना भी पार्टीज होती हैं, विशेष होती हैं, वो सब डैमेज करने वाली चीजों पे डिपेंडेंट है। एक भी चीज उसमें हेल्दी नहीं होती। थैंक्स वीना जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन का काफ़ी औरतों को फ़ायदा होगा। और मैं सभी, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, सभी औरतों के अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अगर इस पूरे डिस्कशन से एक चीज निकल के आई तो वो ये होगी कि अगर योगा को एक अलग एक्सरसाइज रूटीन ना समझकर हम अपने माइंडफुल लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं तो ये हमारे वेलनेस के लिए एक सच्चा साथी बन सकता है।